चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रैक्टिस सेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमने जितने भी सवाल लिए मैं बड़ा मोस्टली वही लिए जो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं। जो आगे वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के जो सवाल हैं वो तो बड़ा ठीक है, उन चैप्टर्स में अगर कोई सवाल आना होगा तो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली मैकेनिक्स वाले सवाल ही लिए हैं, ठीक है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अक्सर होते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल बड़ा आराम से पढ़ना, थोड़ा बेवकूफ बनाने वाला सा सवाल है, सुनिएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास m executes simple harmonic motion to the equation d2x upon dt square plus kx is equals to 0। और मुझसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने जल्दबाजी में इसका आंसर गलत निकाल दिया हो। वैसे बहुत ही आसान है, एज यू नो इट वेरी वेल कि d2x upon dt square is equals to minus k into x. It is something like acceleration is equals to minus k into x. Acceleration is equals to minus something into x, but this something must be omega square. हमें बेटा थ्योरी के अंदर पहले से वाली बात बताई है, और ओमेगा की मेरे पास वैल्यू आ गई है रूट के। रही बात टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई रूट की। ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, हाँ बेटा 2 पाई बाई रूट के। कुछ बच्चों ने हो सकता है कि जल्दबाजी के अंदर ये वाला आंसर लगा दिया हो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ए पार्टिकल ऑफ मास m executes linear simple harmonic motion about o। when it says about o, it obviously means that कि o तो एक तरह से आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। o तो बड़ा एक तरीके से इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, विथ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। बड़ा एम्पलीट्यूड जो है वो a है, टाइम पीरियड आपका t है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम o एट टाइम t/4 आफ्टर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने पर अगले t/4 टाइम के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सवालों करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका तो ये कहता है कि भाई t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल लेट से मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो किसी भी टाइम पर इसकी पोजीशन को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, ओमेगा को बड़ा हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। किस टाइम पर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कैपिटल t/8 पर, तो कैपिटल t/8 रख दो, मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी। किस टाइम पर, जब बड़ा टाइम की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल t/8। सॉल्व करते मेरे पास आ गया a/√2। इसका मतलब हमारा पार्टिकल जो है वो t/8 पर यहां कहीं होगा, a/√2 पर होगा। मुझसे पूछा कि यहां से तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a/√2। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक a/√2। यस, द ऑप्शन इज 4th। हालांकि इसी सवाल को, इसी सिचुएशन को हम सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन से भी समझ सकते हैं, वो किसी अगले सवाल के अंदर समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है। एक ही सवाल को बार बार क्या करना है, अलग अलग तरीके से। यही सिचुएशन हम सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन से भी समझ सकते हैं। कैसे, वो आगे बड़ा एक सवाल आएगा, उसके अंदर मैं और सिखा दूंगा, ठीक है। आगे चलो बच्चों, हाँ यही आ गया ना सवाल, अरे यही तो था। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ मीन पोजिशन x इक्वल्स टू a। बड़ा मीन पोजिशन आपका x इक्वल्स टू 0 है। टाइम पीरियड बेटा मुझे साफ साफ बोल रखा है कि 20 सेकेंड है। एम्पलीट्यूड मैं कैपिटल ए लिख दूं बेटा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। और मुझे कह रखा है कि पार्टिकल का शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू ग्रो फ्रॉम x इक्वल्स टू 4 टू x इक्वल्स टू -3। x इक्वल्स टू बेटा 4 तो यहां कहीं होगा, और x इक्वल्स टू -3 यहां कहीं होगा। पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो एक तरीका थोड़ा वही हो गया कि इक्वेशन ऑफ एस लिख लो, फिर x इक्वल्स टू 4 रख लो, फिर x इक्वल्स टू -3 रख लो, फिर जो 2 टाइम आएंगे उनको बड़ा टाइम को माइनस कर दो। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका हो गया, और दूसरा सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन वाला तरीका हो गया। वो जल्दी आंसर हमें दे देगा। कैसे, समझाता हूं बेटा, आराम आराम से, इत्मीनान से, प्यार से पूरी की पूरी बात सुनना।
ये बड़ा मैंने एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल के नीचे बड़ा मैं से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं ऐसे। ठीक, ये बड़ा आपका x इक्वल्स टू 0 है, पार्टिकल SHM कर रहा है, एम्पलीट्यूड उसका 5 सेंटीमीटर है। पार्टिकल को x इज इक्वल्स टू 4 से x इक्वल्स टू -3 पर आना है। तो सवाल में पूछा गया है मिनिमम टाइम कितना लगेगा। मिनिमम टाइम बड़ा ऑफ कोर्स ये यूं चलते 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 ऐसे आ जाएगा, अदरवाइज बड़ा यूं भी आ सकता है, बट हमें मिनिमम टाइम पूछा तो ये वाला टाइम पूछा। अब सुनना बेटा, ये तो वो पार्टिकल है जो लीनियर SHM कर रहा है। मैंने एक पार्टिकल ऐसा मान लिया जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने एक ऐसा पार्टिकल मान लिया जो इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। आराम आराम सुनना बेटा, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका रेडियस वही मान लो जो आपका एम्पलीट्यूड है 5। ठीक है, ठीक है ना। आराम आराम से सुनना बेटा, ये जो 4 वाला पॉइंट था ना, मैंने बेटा इसको ऐसे ऊपर खींचते 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 सर्कल में यहां कहीं दिखा दिया। ये जो -3 वाला पॉइंट था बेटा, मैंने इसको यूं खींचते 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 यहां दिखा दिया। SHM जो है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है। कहने का मतलब एक पार्टिकल अगर इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, और ऊपर से अगर मैंने उस पर कोई लाइट फेंक दी है और नीचे बड़ा मैंने कोई कार्डबोर्ड रख दिया है, तो उस पार्टिकल की जो शेडो होगी वो SHM करेगी। ये बात थ्योरी के अंदर बड़ा तरीके से बता रखी है, बट फिलहाल मैं सवाल में किस तरह से यूज आती है उस बात को समझाता हूं। सुनना बेटा, इस SHM करने वाले पार्टिकल को यहां से चलते चलते यहां तक आने में उतना ही समय लगेगा जितना समय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को यहां से चलते 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 यहां तक आने में टाइम लगेगा। इसका जो टाइम पीरियड है वो और इसका जो टाइम पीरियड है बेटा वो सेम, बस इतना सा काम करना है सर। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा बेटा, निकालता हूं, देखना, गौर करना। ये डिस्टेंस मेरे पास 4 है बेटा, ये डिस्टेंस मेरे पास 4 है, हाँ, ये डिस्टेंस मेरे पास 4 है, ये डिस्टेंस मेरे पास 5 है, तो बड़ा ये वाला एंगल मेरे पास अपने आप कितना आ जाएगा 53। ये डिस्टेंस मेरे पास 3 है, तो बेटा मेरे पास ये डिस्टेंस भी 3 है, ये डिस्टेंस मेरे पास 3 है बेटा। ये ऑफ कोर्स बेटा पहले बोल चुका हूं, इसका रेडियस और इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा। अगर ये 3 है ये 5 है, तो बेटा ये वाला एंगल कितना है 37। इसका मतलब इस पार्टिकल को यहां से चलते 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 अगर यहां आना है तो उसे कुल मिलाकर 37 + 53 90 डिग्री चलना है। पूरा 360 डिग्री चलने में टाइम लेता है कैपिटल T, तो 90 डिग्री चलने में कितना टाइम लेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर टाइम लेगा T/4। और इसका जो टाइम पीरियड है वो और इस SHM का जो टाइम पीरियड है बड़ा एग्जैक्टली सेम। बड़ा मेरे ख्याल से टाइम पीरियड कितना 20 सेकंड दे रखा था, तो आंसर मेरे पास आएगा 20/4, दैट कम्स आउट टू बी 5 सेकंड्स। 5 सेकंड बेटा हमारा आंसर आ गया। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट बेटा, यस द ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है बच्चों, बड़े आराम से बड़े प्यार से इस तरह के सवाल अपन से बन जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल है बेटा, सुनिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फील्ड ऑफ फोर्स इज गिवन एज, बेटा पोटेंशियल एनर्जी मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है? U इज इक्वल्स टू A माइनस bx², where x is the displacement along the straight line from equilibrium position। जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बड़ा, वहां से पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन मुझे ये दे रखा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मुझसे पूछा था फोर्स कितना होगा। फोर्स आपको पता होना चाहिए कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू -du/dx, इज ऑलवेज इक्वल्स टू -du/dx। माइनस लगा लो और इसका डिफरेंशिएशन बड़ा ऑफ कोर्स होगा 2bx। बड़ा माइनस माइनस हो गया प्लस, सो फोर्स विल बी 2 times bx।
इसमें जो फोर्स आया ना वो है 2bx, प्लस में है। प्लस में आने का मतलब ये कि जिस तरफ x है उसी तरफ आपका फोर्स है। x इक्वल्स टू 0 पर तो दिख रहा है कि आपके फोर्स की वैल्यू 0 है। अगर आप पार्टिकल को लेट से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गए तो x आ गया पॉजिटिव, तो ऑफ कोर्स आपका फोर्स भी आ जाएगा पॉजिटिव। अगर मान लो कि आपने डिस्प्लेसमेंट किया नेगेटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव, तो फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव। इसका मतलब इस पोजीशन पर तो आपका इक्विलिब्रियम है, लेकिन राइट ले जाओगे तो पार्टिकल राइट भाग जाएगा, लेफ्ट ले जाओगे तो पार्टिकल लेफ्ट भाग जाएगा। तो ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये एक्चुअली एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, गलत बात। 0 तो सिर्फ और सिर्फ यहां है, यहां भी फोर्स है, यहां भी फोर्स है, यहां भी फोर्स है, हर जगह फोर्स 0 थोड़ी है। इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, गलत। मतलब पार्शियल तो करेक्ट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो चलो सही बात है, लेकिन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, बल्कि अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लग रहा है। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, गलत। इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, बिल्कुल सही बात बेटा। जो भी आपकी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहां से बाहर की तरफ आपका ये फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ए पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए and angular frequency omega is equals to 2 pi by capital T. The speed of the particle at t by 4 after crossing the extreme position. Extreme position को क्रॉस करने के t by 4 टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? ये रहा आपका एक्सट्रीम, ये रहा आपका इक्विलिब्रियम, और ये रहा आपका दूसरा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम तक आने में टाइम लगता है t by 4, इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक जाने में टाइम लगता है t by 4, एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम तक अगेन टाइम लगेगा t by 4, और इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक अगेन टाइम लगेगा t by 4। अब मुझे सवाल में बोल रखा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t by 4 आफ्टर क्रॉसिंग द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन को क्रॉस करने के t by 4 टाइम बाद पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? अब यार एक्सट्रीम पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन को क्रॉस करने के t by 4 टाइम बाद तो ऑब्वियस बात है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा, और मीन पोजीशन पर हम लोग जानते हैं कि उसके पास स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और उस मैक्सिमम स्पीड को तो हम लोगों ने याद ही कर रखा है, दैट इज ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड। ओमेगा भी सवाल के अंदर दे रखा है, एम्पलीट्यूड भी इस सवाल के अंदर दे रखा है, तो ऑफकोर्स हम आंसर ओमेगा और ए की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बड़ा थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, सारे के सारे ग्राफ आने चाहिए तभी ये सवाल बन पाएगा। ऐसे दिखने में थ्योरेटिकल सवाल लग रहा होगा, बट पूरी चीजें पता होगी तभी सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, फॉर विच ऑफ टू क्वांटिटीज ग्राफ विल बी पैराबोलिक। बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच ग्राफ पैराबोला होगा, या काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन के बीच ग्राफ पैराबोला होगा, या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ पैराबोला होगा, या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ पैराबोला होगा। कौन सा ग्राफ पैराबोला होगा, मुझसे ये पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग पहले वाले से करते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे बच्चों को याद रहता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सर मुझे तो ना डिस्प्लेसमेंट नहीं, मुझे तो है ना एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो तुम जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। तो ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा रेस टू पावर 4। बेटा एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा रेस टू पावर 4। मेरे पास आ गया, अरे बेटा ये ओमेगा है, मेरे पास आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास आ गया है वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मेरे पास आ गया है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर कोई मुझसे v और a के बीच ग्राफ पूछेगा तो मैं बोल दूंगा तो इलिप्स है। बेटा क्या है इलिप्स? समथिंग लाइक y स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस x स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 1। इट्स एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बेटा ये तो इलिप्स है। मैं जानबूझ के बेटा ये साथ में लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि कल को पता लगा ये पूछ रहे कि बताओ इलिप्स कौन सा होगा, तो मैं तुम्हें पता होना चाहिए ना चीज़ यार। सिर्फ यही सवाल सोल्व करना हमारा एम थोड़ी, मतलब पूरी बातें जानना एम है। तो ये आंसर नहीं है।
काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन सोच लेते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी, अरे ये क्या कर दिया मैंने, हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम स्पीड का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख दूं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगेन बेटा मुझे काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन के बीच चाहिए। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो, किससे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूं मैं ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4 से। अब जरा आराम से देख लो बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर पावर 1 है और एक्सेलरेशन पर पावर 2 है, ये तो क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ फंक्शन हो गया और इसका ग्राफ तो बेटा ऑफ कोर्स क्या आएगा, पैराबोला आएगा। तुम्हारा आंसर तो आ चुका बेटा, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आगे वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट चलो कर लेते हैं अपन तो बेटा, वैसे भी सवाल सॉल्व करना एम, थोड़ी चीजें सीखना एम है, इसलिए बेटा अगले ऑप्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर तो आ चुका है कि आंसर आपका 2 है। चलो थर्ड ऑप्शन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। यार वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया ना, यही हो गया, यही हो गया, ये मेरे पास आ गया है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मेरे पास आ गया है वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये तो एलिप्स आ गया वापस से। तो आप बोलते ना कि सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो वापस से आपके पास जो इक्वेशन सॉरी ग्राफ आएगा वो एलिप्स आएगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा आसान ही यही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्सेलरेशन पावर 1 एक्स पर पावर 1। बड़ा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, वो भी बड़ा ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा नेगेटिव। तो बोल देना कि सर इसका ग्राफ तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा। ये सवाल अगर एक्चुअल एग्जाम में आता तो बड़ा हम है ना इतना ही टाइम लगता, पहला ऑप्शन चेक कर लिया, दूसरा ऑप्शन चेक कर लिया, नीचे वाला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, सिंगल चॉइस क्वेश्चन वैसे था। मुझे तो क्या था कि पूरी पूरी बातें सिखानी थी और थोड़ा याद भी कराना था कि हाँ इनमें से कोई अगर मान लो ग्राफ चिपक गया सवाल में तो हमारा कम से कम याद रहेगा, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक, समझ गए मेरे बच्चों इस बात को। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट आई होप बड़ा बहुत सारी बातें सीखे भी होंगे। अगला सवाल, Two identical springs of spring constant K are connected in series and parallel as shown in figure। यहां पर दोनों स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हुई है, यहां पर दोनों स्प्रिंग पैरेलल में। मैंने उनके फॉर्मूले आपको याद कर रखे हैं। मास m सस्पेंड कर रखा है इस तरह से। द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज इन वर्टिकल ऑसिलेशन, बड़ा वर्टिकल ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा है। पहली बात जो mg वगैरह लगता है ना, उसे कारण टाइम पीरियड पे फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैं याद करा चुका हूं। ये दोनों जो स्प्रिंग है ये दोनों आपकी सीरीज में है। इन दोनों स्प्रिंग को तुम एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो और जिस इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से आएगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k 1 + 1/k2। यहां से k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है k/2। तो पहले वाला जो डायग्राम है उसमें आप एक काम करो, दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक इकलौती स्प्रिंग लगा दो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k/2 और फ्रीक्वेंसी मेरे बच्चे जानते हैं कि दैट इज बड़ा f1 लिख दूं 1/2 पाई रूट k अपॉन m, k नहीं बेटा k/2 अपॉन m। इसी तरह से ये दो स्प्रिंग है, ये पैरेलल में है, इनका k इक्विवेलेंट आएगा बेटा k1 + k2 बड़ा दैट कम्स आउट विद 2k। तो कुल मिलाकर ये मेरे पास स्प्रिंग है जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, मास है m। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो दैट इज 1/2 पाई रूट k अपॉन m, k नहीं बेटा 2k अपॉन m। ये f2 आ गया। मुझसे रेशियो पूछा है बेटा, रेशियो इज ऑफ कोर्स f1/f2। बेटा f1/f2 करूंगा तो 1/2 पाई 1/2 पाई गायब, k/m भी गायब। मेरे पास आएगा 1/√2 प्लस √2। आई थिंक बेटा हाफ आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा और 1:2 इज ऑफ कोर्स बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा एक सीरीज पैरेलल का एक अच्छा सा सवाल और बेटा 4 मासलेस स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k 2k k 2k 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 k 2k।
are attached to a mass m kept on a frictionless plane. If mass m is displaced in the horizontal direction, then find the frequency of the system. यार फ्रीक्वेंसी के लिए ना पहले तो इन सारी स्प्रिंग को एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस करो. अब देखो ये दोनों जो स्प्रिंग है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में है. ये दोनों जो आपस में सीरीज में है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा, ये जो 2k और 2k है इनके लिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, तो 1/2k प्लस 1/2k, तो इन दोनों का जो k इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया k. तो इन दोनों को मैं एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k होगा. अब ध्यान रखना इस बात का कि ये दोनों स्प्रिंग में पैरेलल हैं और ये भी उसके पैरेलल में है. ये मैंने सिखा रखा है बेटा, ब्लॉक के इधर जो स्प्रिंग होगी और इधर जो स्प्रिंग होगी आपस में पैरेलल होंगी. तो ये और ये वाले जो k है, ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है. इन सब का जो k इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा k प्लस 2k प्लस बड़ा ये वाला k. तो सारे के सारे स्प्रिंग्स को मैं एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं जैसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k होगा. मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछिए, बड़ा फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स 1/2 पाई रूट k इक्विवेलेंट अपॉन मास, दैट इज 1/2 पाई. बड़ा k इक्विवेलेंट कितना है? k इक्विवेलेंट आपके पास है 4k अपॉन m. देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट. हाँ बड़ा ऑप्शन है, कौन सा? सेकंड ऑप्शन. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. सुनिए बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा ठीक है, आसान सा ही सवाल है और वैसे बेटा एग्जैक्टली सॉल्व ही नहीं करना है, इसको अप्रोक्सीमेटली ही सॉल्व करना है. सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर. बस ये तो इसलिए कि बेटा ठीक है मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, उसका एप्लीकेशन टाइप ही है. ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर. बड़ा सिंपल पेंडुलम है, लेंथ है बेटा उसके पास 1 मीटर, एक सीलिंग से है, एलिवेटर में है और एलिवेटर के पास एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मुझसे पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. अगर कोई अंदर बंदा बैठ के बैठा है तो ऑफ कोर्स उसको बड़ा ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा और उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी बेटा कितनी? 1/2 पाई रूट g इफेक्टिव अपॉन l. g इफेक्टिव मैं याद करा चुका हूं, अगर एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो g इफेक्टिव की वैल्यू होगी बेटा g प्लस a. ठीक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, दैट इज 1/2 पाई रूट ऑफ बेटा जी को 10 ले लूँ बेटा, a1 है ये 1 है, रफली बेटा मेरे ख्याल से 0.5 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगा बेटा. ठीक, वैसे भी नियरली पूछा और वैल्यूज अच्छी कहाँ से डिफरेंस पे है, तो 0.5 हर्ट्ज के आसपास आपका आंसर आ जाएगा. आगे चलिए बच्चा. नेक्स्ट इज ए सिंपल पेंडुलम इज इन सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ at a height r from the surface of earth. If time period of pendulum on earth is t, then find time period of the pendulum on the satellite. देखो यार, अगर ये अर्थ है, ये कैसी अर्थ है? हाँ ये अर्थ है, इसके चारों तरफ बेटा ऐसे कोई सैटेलाइट वगैरह होगा, उसके अंदर इस तरह से बेटा मेरे पास कोई सिंपल पेंडुलम लगा रखा है, उसका टाइम पीरियड पूछा है. हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है that is of course बेटा t is equals to 2 pi root l upon g effective, but that is l upon g effective. जब कभी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के एट्रैक्टिव फोर्स के कारण इस तरह से रिवॉल्व कर रही होती है, उस केस में उस पर जो g इफेक्टिव होगा उसकी वैल्यू बेटा आपके पास 0 आ जाएगी. g इफेक्टिव की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी और g इफेक्टिव की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे कि टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स नॉट डिफाइंड. g इफेक्टिव का वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी और हम बोल देंगे इट इज नॉट डिफाइंड. हालांकि बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये g इफेक्टिव 0 कैसे आ गया, तो मैं इसको समझा सकता हूँ. हालांकि एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप चाहो तो बड़ा याद भी रख सकते हो. मान लीजिए बेटा ये अर्थ है और अर्थ से बड़ा काफ़ी दूर ऐसे आपका कोई सिंपल पेंडुलम है और बड़ा मान लीजिए किसी सीलिंग से ये पार्टिकल ऐसे यूं जा रहा है. लेट्स बड़ा ये डिस्टेंस आपके पास इस तरह से आ रहा है.
तो ये जो सैटेलाइट है इसके पास बड़ा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बड़ा इस वेलोसिटी को हम शायद ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, और मेरे शायद सारे बच्चों को याद है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है √gm/r। ठीक है, इस पार्टिकल पर बड़ा कौन से फोर्सेस, अगर ये m मास का पार्टिकल है तो इस m मास के पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, अर्थ खींच रहा है अंदर की तरफ, बड़ा कितने फोर्स से, Gmm/r²। टेंशन है बड़ा लेट से अंदर की तरफ, और ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, दैट इज ऑफ कोर्स बड़ा v0² मैं अंदर की तरफ अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा तो मैं कहूंगा कि बेटा Gmm/r² माइनस टेंशन, दिस इज द नेट फोर्स इनवर्ड्स, इट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है स्पीड का स्क्वायर/r, बेटा स्पीड का स्क्वायर तो Gm/r हो गया। बेटा Gmm/r² कैंसिल हो गया और टेंशन की वैल्यू आपके पास आ गई है 0। टेंशन रस्सी में एक तरीके से है ही नहीं। आप बेटा मैकेनिक्स वगैरह में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हम जी इफेक्टिव वगैरह डिफाइन करते हैं तो हम ये टेंशन डिवाइड बाय मास, या फिर बेटा कभी मान लो नॉर्मल लग रहा हो तो नॉर्मल डिवाइड बाय मास वगैरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपका टेंशन ही 0 है तो ऑफकोर्स बेटा आपका जी इफेक्टिव यहाँ पर 0 है। हालांकि ऐसा पॉइंट था कि अगर मैं डायरेक्ट बोलता और अगर आप सिर्फ इसको याद भी कर लेते तब भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कोई बच्चा कहते कि सर जी इफेक्टिव 0 कैसे आया, तो मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए इस बात को। तो बड़ा इस तरह से आपके पास जी इफेक्टिव 0 आएगा, और अगर जी इफेक्टिव 0 आएगा तो किसी प्रकार का कोई बेटा ये क्या कहते हैं ऑसिलेशन नहीं होंगे, ऑसिलेशन नहीं होंगे, बेटा टाइम पीरियड आएगा ही नहीं, टाइम पीरियड नहीं आएगा तो ऑफकोर्स हम इसको नन ऑफ दीज को टिक लगा देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा सा सवाल सुनिए बेटा, The time period and amplitude of a simple pendulum are 4 सेकेंड and 0.2 मीटर। बेटा ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये आपका टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड ये है तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा बेटा 2π/t, दैट इज 2π/4, बेटा दैट कम्स आउट बी π/2। ठीक है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 मीटर एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.1 मीटर है, तो मुझसे पूछा है द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंट बाय, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी सही है। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो सटाक से बड़ा गलत हो ही गई, क्योंकि एम्पलीट्यूड मुझे दे रखा है 0.2 मीटर और इसमें एम्पलीट्यूड 0.1 और 0.1 है, या तो ये आंसर है बेटा, ये आपका ये आंसर है। सोचते बेटा t इज इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0.1 होना चाहिए, इसमें एक बार t इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, जैसे मैंने इसमें t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 0.2 साइन 0, बेटा साइन 0 इज 0। इसका मतलब ये जो पहले वाली इक्वेशन है ना, इसमें तो पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पर ओरिजिन पर है, तो ऑफ कोर्स ये आंसर तो नहीं हो सकता, पक्की बात है कि यही आंसर है। फिर भी चेक करना चाहो चेक कर लो, मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 0.2, बेटा टाइम को 0 पुट करना तो सिर्फ और सिर्फ π/6 बच गया, sin π/6 इज बड़ा sin 30 इज हाफ, दैट कम्स आउट बी 0.1 मीटर। t इज इक्वल्स टू 0 पर क्या पार्टिकल 0.1 मीटर पे है क्या, यस, तो ऑफ कोर्स आपका फोर्थ आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अच्छा सा प्यारा सा सवाल, फॉर्मूला वगैरह बेटा हम पहले लिख चुके हैं और सिर्फ फॉर्मूले पर ही सवाल है, ऐसे कोई अलग से बात है ही नहीं बेटा इसमें। तो रिंग ऑफ डायमीटर 2 मीटर, बड़ा एक रिंग है जिसका डायमीटर आपके पास 2 मीटर है, ऑसिलेट्स एज ए कंपाउंड पेंडुलम, बड़ा कंपाउंड पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम एक ही बात है, ओवर ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट एट इट्स रिम, रिम मतलब बड़ा ऐसे सर्कमफेरेंस। ठीक, ये रेडियस बड़ा आपके पास इस तरह से आर है। ठीक है, इट ऑसिलेट्स सच दैट सेंटर मूव्स इन ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, बड़ा जो सेंटर है ना वो ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। तो कहाँ से पता है मेरे को, ये तो हमारा सिंपल जो फिजिकल पेंडुलम है फिर कंपाउंड पेंडुलम है, वही तो है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, अगर मैं इसको सिंपल पेंडुलम मानूं तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी। सर ये क्या है, सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हालांकि इस तरह की टर्म कोई ऐसे सेट टर्म नहीं है कि यार इक्विवेलेंट लेंथ वगैरह, बट फिर भी सवाल में पूछ रखी तो मैं हल्का सा सोचना पड़ेगा।
तुम तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें इसका टाइम पीरियड निकालना आता है? तुम बोलेगा हाँ सर बिल्कुल, आपने याद कर रखा है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई अबाउट हिंज अपॉन एम जी एल। एल क्या बेटा? हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। बेटा व्हाट इज आई अबाउट हिंज? यहां की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, यहां की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 mr स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर अपॉन एम इंटू जी इंटू हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, m से m, r से r, बेटा मेरे पास कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट विद t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट 2r अपॉन g। अगर कोई सिंपल पेंडुलम होता तो उसका टाइम पीरियड क्या होता? क्योंकि बेटा सवाल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसकी लेंथ, उसका टाइम पीरियड होता t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी। तो सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सवाल ये पूछना चाह रहा है कि अगर इसको को मैं सिंपल पेंडुलम मान लूं, अगर मैं इसको सिंपल पेंडुलम मान लूं तो उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी? तो आप बोलो सर कंपेयर कर लो, 2 पाई जी, अरे एल बेटा यहां पर क्या है 2r। तो ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 2r होगी उसका टाइम पीरियड और इस रिंग का टाइम पीरियड तो सेम आएगा। 2r बेटा r की वैल्यू 2 मीटर दे रखिए क्या, 2 दूनी 4 मीटर हमारा आंसर आ गया। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑफ कोर्स बेटा ऑप्शन इज 2, ये 4 मीटर हमारा आंसर आ गया, सिंपल। आगे चले बच्चों, ये तो बड़ा सवाल इसलिए था कि आप कभी लैंग्वेज अगर मैं फंस जाऊँ तो आपको भी लगना चाहिए कि यार ठीक है थोड़ा रास्ता तो निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए कई बार बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, तो अपने जुगाड़ है, ठीक है, सवाल तो पूछ ही सकते हैं सब, है ना। तो मैं किस तरह से अर्थ निकालने पड़ते हैं वो दिखाने के लिए वह सवाल कराया गया था। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट इज बड़ा एक और सवाल। अगेन सवाल में सीखने सिखाने के लिए, बताने के लिए बातें तो खूब सारी हैं, सुनिएगा। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and लेंथ l इज हिंज्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है, in such a way that it can rotate in the vertical plane about horizontal axis through the hinge. Okay, one of the end is attached to the spring of spring constant K, which is unstretched while the rod is horizontal. It's okay. If the end is now given a small angular displacement, बड़ा हल्का सा displacement दे दिया, and released, the the angular frequency of the resultant motion, बड़ा ओमेगा पूछा है, कर देंगे, है ना, लेकिन ना करना बेसिक से पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी मेरे पास यार ना। जैसे आपके पास शुरुआत में बेटा पहले रॉड ऐसे थी, बीचों बीच से मैंने उसको हिंज कर रखा है, फिर मैंने रॉड को एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, बेटा हिंज है तो ऑफकोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही दिया होगा, और अब आपके पास रॉड काफी हद तक ऐसे हो गई। मान लीजिए कि आपने उसको ऐसे एंगल थीटा घुमा दिया, इस रॉड पर बेटा कौन से फोर्सेस लगेंगे? सबसे पहले बेटा mg लगेगा, कोई ना कोई हिंज फोर्स भी लगेगा, और ऑब्वियस बात है कि स्प्रिंग जो है उसमें एक्सटेंशन आ गया है। यहां से तक की लेंथ अगर l/2 है और अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस बात है कि, और एंगल थीटा ऑफ कोर्स छोटा है, तो इस लेंथ को हम लिख सकते हैं l/2 इंटू थीटा। ये एक तरह से हमारे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है। ये जो स्प्रिंग है ये खींच रही है ऐसे अंदर की तरफ किसी न किसी फोर्स k इंटू एक्स से, x कितना है l/2 इंटू थीटा। जब भी इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हो तो उस केस में आपके जो रॉड है वो ऐसे एंगुलर ऑसिलेशंस करेंगी। एंगुलर ऑसिलेशंस करेंगे तो उस केस में हम फोर्स में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम इंटरेस्टेड होंगे टॉर्क में। वो भी कहाँ से? हिंज कर रखा है तो हिंज से। हिंज से mg का टॉर्क 0, हिंज फोर्स का टॉर्क 0, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क आएगा, और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऐसे तो इसका टॉर्क आएगा ऐसे। अच्छी बात है बेटा, डिस्प्लेस किया है आप लोगों ने ऐसे क्लॉकवाइज और टॉर्क आ रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि टॉर्क जो होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आना चाहिए। आखिर ये टॉर्क है कितना? बेटा ये टॉर्क है ये वाला फोर्स k इंटू l/2 इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को l/2 लिख दे,
हालांकि आप वैसे अगर ज़्यादा ही कुरेदोगे तो आप बोलोगे सर मैं L/2 का कॉस थीटा लिखूंगा, लेकिन बेटा ठीक है, थीटा इतना छोटा है कि कॉस लगभग लगभग 1 ही आएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम रफली L/2 लिख सकते हैं। तो टॉर्क की मेरे पास वैल्यू आ गई है K L²/4 इंटू थीटा। क्या टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा आ गया? यस, एसएचएम की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं और हम कह सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो एसएचएम करेगा, मोर स्पेसिफिकली एंगुलर एसएचएम करेगा। लेकिन सर मैं इस एंगुलर एसएचएम का ओमेगा कैसे निकालूं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं? जैसे लीनियर एसएचएम में हम फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा करते थे, वैसे यहां पर हम टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिख देंगे। टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ऐसे। सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा? ऑफ कोर्स आई इंटू अल्फा। आई बड़ा कितना है? ml²/12, इस एक्सिस की बात तो ml²/12 इंटू अल्फा। L² आपके पास गायब, बड़ा 4 से ये गायब, 3 बच गया। अल्फा इज ऑफ कोर्स 3K/m इंटू थीटा। अल्फा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग थीटा। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग विल बी योर ω²। मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है √3K/m, और रही बात बड़ा टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड इज 2π/ω, दैट इज 2π√m/3। मेरे ख्याल से एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है सवाल में, एक बार बड़ा पीछे आना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा पूछ रखा है और बड़ा ओमेगा मेरे पास आ गया √3K/m, √3K/m। ये हमारा आंसर है। इन सारे के सारे ऑप्शंस को देखकर सबसे पहले अगर हम कुछ क्रॉस करते तो ऑफ कोर्स बड़ा ये करते, ठीक है, वो तो कारण तुम जानते बेटा, mg का तो टॉर्क ही नहीं है, mg सेंटर ऑफ मास से लगेगा, हिंज भी सेंटर ऑफ मास पे लगा रखी है तो उसका टॉर्क ही नहीं आना है, तो जी तो कैसे ही नहीं आता, तो इसको तो सबसे पहले काट ही देना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक बड़ा सुपर पोजिशन का सवाल, अच्छा सा सवाल है, सुनिएगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी एक टर्म और है एक्स्ट्रा, वो भी देख लेंगे। द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ऑसिलेशंस इन द सेम डायरेक्शन रिजल्ट्स इन ऑसिलेशन ऑफ ए पॉइंट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। बेटा दो एसएचएम्स के सुपर इम्पोजिशन से पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इस इक्वेशन से आता है, x इज इक्वल्स टू a टाइम्स cos 50t cos ऑफ 2.1t। बड़ा मैंने इधर उधर लिख दिया, ठीक। ये दो एसएचएम्स के एडिशन से आता है। मुझे पूछा है कि द पीरियड इन विच दे बीट, ये तो चलो बाद में सोचते हैं, पहले ही पता करते हैं कि यार ये एक्चुअली कौन से दो एसएचएम्स के एडिशन से आता है। अब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये जो 50t है इसे एक बार लिख दो बेटा, c प्लस d बाई 2, बड़ा बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 100t। इसी तरह से c माइनस डी बाई 2 बड़ा ये हो गया, तो मेरे पास c माइनस डी की वैल्यू हो गई है 4.2 टाइम्स ऑफ t। दोनों को ऐड किया, थोड़ा c की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है बेटा 104 52.1 टाइम्स t, और d की वैल्यू आ गई है बड़ा d की वैल्यू क्या आ गई 47.90। एक बार चेक करना बेटा, यही है ना? ठीक है बेटा, तो मैं इस x को ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज बेसिकली बड़ा सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, दैट इज a/2 cos 52.1 टाइम्स t प्लस a/2 टाइम्स cos ऑफ 47.9 टाइम्स ऑफ t। ये लीजिए बेटा,
ये जो हमारे पास रिजल्टेंट मोशन है ये बेसिकली दो एसएचएम्स का एडिशन है। उन दोनों एसएचएम्स का बड़ा एम्पलीट्यूड आपके पास है a/2 है और दोनों का ओमेगा मुझे पता है। पहले वाले का ओमेगा 52.1 है और दूसरे वाले का ओमेगा 47.9 है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट मेरे पास मोशन आया है ये एक्चुअली एडिशन ऑफ टू एसएचएम्स हैं जिनके ओमेगा ये है। ठीक है, खैर वो तो अलग बात है। अब मुझसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन विच दे बीट, वो टाइम बताओ जिसमें वो बीट करेंगे। अब बेटा ये जो बीट का फंडा है ना, ये वैसे तो वेव्स का फंडा है बट यहां पर हम हल्का सा यूज कर सकते हैं। आप यहां पर एक बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो और बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। हो सकता है बेटा कई बच्चों को ये वाली चीज याद भी हो, ना याद हो थोड़ा भी याद कर लो। दैट इज 52.1 माइनस 47.9। बेटा देखना कितना है, 0.1 बेटा 9 दैट इज 2 बेटा 4.2 आ गया वो शायद। लेकिन सर मुझे तो बीट टाइम पीरियड पूछ रखा है, फाइंड द टाइम पीरियड इन विच दे बीट। जिस टाइम पीरियड में वो बीट करेंगे उसे हम बोलते हैं बीट टाइम पीरियड। और आपका जो बीट टाइम पीरियड होगा ये आपके पास हमेशा होगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा ऑफ बीट, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई बेटा 4.2 डिवाइडेड बाई 4.2। कैलकुलेट करना बेटा कितना है, बेटा 1.497 के आसपास आ रहा है, 1.49 के आसपास आ रहा है। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन। हाँ बेटा ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने बेटा आपको सवाल में सिर्फ 2-3 चीजें सिखाई हैं। पहली ये कि ऑफ कोर्स ये जो रिजल्टेंट मोशन है ये दो एसएचएम्स के एडिशन से है, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, आसान सी ट्रिग्नोमेट्री जिसमें मेरे ख्याल से आप मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अच्छा ये दो एसएचएम है, एक का ओमेगा ये है एक का ओमेगा ये है, दोनों का ओमेगा अलग अलग है। दोनों के ओमेगास का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों के अगर फ्रीक्वेंसीज पता होती तो उनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। लेकिन इससे मेरे पास बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई और पूछा क्या मुझसे, एक तरह से बीट का टाइम पीरियड पूछा। बीट का टाइम पीरियड पूछा मतलब 2 पाई बाई ओमेगा बीट पूछा और इसको रखते बेटा हमारे पास 1.49 के आसपास आपका आंसर आ गया। समझ गए बच्चों? इस बात पे कोई सवाल है कर लेना। इस बात पर सवाल ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एसएचएम में पूछ सकते हैं, इस बात पर सवाल आपसे वेव्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। एक बार मेरा दोनों काम निपट गए तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चले। नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल बेटा सुनिएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए सर्टेन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज, बेटा एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन 5t। ऑफ कोर्स बेटा ये जो 5 है ये आपका ओमेगा हो गया। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा बिल्कुल आसान सा सवाल है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 50 साइन 5t ऑब्वियसली मीन्स दैट कि ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। भाई साइन 5t तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे पास हो सकता है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी मस्ट रिमेंबर कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास हमेशा होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। और 50 ठीक है बेटा। सर ओमेगा, हाँ बेटा ओमेगा सवाल के अंदर पहले से पता कर चुके हैं 5 है, तो 5 का स्क्वायर इंटू ए। आई थिंक बेटा एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी 2 मीटर। बेटा आंसर मुझसे पूछा है इन मीटर तो 2 लिख देना। ठीक है, मेरे ख्याल से इंटीजर टाइप सवाल है तो सिर्फ वैसे सवाल में 2 लिख देना। सवाल में कभी बेवकूफ बनाने के लिए बोल दे कि फाइंड एम्पलीट्यूड इन सेंटीमीटर, बेटा फिर ऑफ कोर्स हमें 200 आंसर लिखना पड़ेगा। वो तो तुम सवाल की बेटा लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा काम है नहीं। जो बच्चा सवाल बढ़िया से पढ़ता है वो ऑफ कोर्स बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा करता है। आगे चलते बेटा, एक और सवाल, ये बढ़िया सवाल सुनना बेटा। A body is executed simple harmonic motion under the action of force whose maximum magnitude is 50√3।
बेटा मैक्सिमम फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पर लगता है और उसकी वैल्यू 50 रूट दे दो दे रखी है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर बड़ा फोर्स वैसे होता कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। वैसे एसएचएम के अंदर किसी भी एक्स डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्स इक्वल टू ए पर होगा, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। चलो ये तो पता लगा। The magnitude of force acting on the particle at the instant when its kinetic energy and potential energy are equal। अच्छा, मुझे मैक्सिमम फोर्स नहीं पूछा, वो दे रखा है सवाल के अंदर, मुझे पूछा है कि बताओ तब फोर्स कितना होगा जिस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। अब उसके लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर नहीं याद तो मैं लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और वो बेटा मेरे पास आती है ये बेटा वी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे बच्चे बोले सर हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज ऑब्वियसली एम ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को बराबर करना है, कर तो दिया, मेरे पास आ गया है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस ए बाई रूट 2। इसका मतलब मीन पोजीशन से ए बाई रूट 2 इधर और मीन पोजीशन से ए बाई रूट 2 इधर, वहां आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं। अदरवाइज एक्सट्रीम पर सिर्फ पोटेंशियल होती है, मीन पर सिर्फ मीन या इक्विलिब्रियम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी काइनेटिक होती है, बीच में कहीं ए बाई रूट 2 पर आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, सवाल क्या पूछा भूल गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर फोर्स क्या होगा, बेटा फोर्स तो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर एक्सेलरेशन कितना होता है, मेरे बच्चे बोले सर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। सर एक्स, हाँ बेटा एक्स निकाल तो चुका, एक्स की वैल्यू ए बाई रूट 2 माइनस ए बाई रूट 2 लिख दो, एक ही बात है बेटा। एम ओमेगा स्क्वायर ए हमें सवाल में दे रखा है 50 रूट 2 है, उसको रूट 2 से डिवाइड किया, आंसर मेरे पास आ गया 50। अब गवारों की तरफ 50 आंसर लिख मत ना, सवाल में कुछ और ही बोल रखा है क्या कि इज 10x, मतलब जो फोर्स है ना ये आपका 10x है, मतलब आपका जो 50 है वो 10x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। वो चाहते हैं कि बेटा हम जो सवाल है ना वो इंटीजर्स के अंदर लिखें और खास तौर से 1 डिजिट इंटीजर में लिखें, तो सवाल को बड़ा जबरदस्ती में इस तरह से पूछा गया है। समझिए बेटा, बढ़िया सवाल था। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगेन बेटा बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे सवाल। कॉन्सेप्ट बेटा मैं आपको है ना रिवीजन के टाइम भी लिखा चुका हूं, जब एक्चुअल में सिस्टम पढ़ाया था तो उसको प्रूव वगैरह भी बढ़िया तरीके से अपन ने कर रखा है। बट ठीक है, अब तो प्रूव वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, वापस से वाली बात याद करा चुका हूं क्लास की थ्योरी के अंदर ही। सवाल पढ़िएगा, क्या कहता है बेटा सवाल, सुनिएगा। ए डिस्क इज हिंज्ड सच दैट इट कैन फ्रीली रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट ए पॉइंट ऑन इट्स रेडियस। अबाउट ए पॉइंट इन इट्स रेडियस का बड़ा अर्थ बताता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास ये डिस्क है, ये सेंटर है, ये बड़ा मैंने ऐसे रेडियस बना रखा है ऐसे, तो यहां कहीं मैंने इसको ऐसे हिंज कर रखा है, पता नहीं कितने डिस्टेंस पे, लेट्स से बेटा मैंने इसको एल डिस्टेंस पर हिंज कर रखा है सेंटर ऑफ मास से। इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल आर, बेटा डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, देन मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस। मिनिमम टाइम पीरियड इसके ऑसिलेशन का ये। सर आपने तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बताया था कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अबाउट हिंज अपॉन m इंटू जी इंटू हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। हाँ बेटा ये बताया था, लेकिन सर अब मुझे सवाल में ये नहीं बताया कि हिंज कहां से किया है, बिल्कुल नजदीक से हिंज किया है, दूर से किया, कहां से किया, पता नहीं है, लेकिन ये बता रखा है कि टाइम पीरियड मिनिमम है। अगर आपको ये टाइम पीरियड अगर मिनिमम चाहिए तो आपको इस तरह से हिंज करना पड़ेगा, आपको वहां से हिंज करना पड़ेगा जहां पर एल की वैल्यू के बराबर हो, एल की वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर हो। सर रेडियस ऑफ जायरेशन सुनना,
सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मेरे बच्चे जानते हैं mr²/2। इसको लिख दो mk², तो इससे डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा r/√2। अगर आप सेंटर ऑफ मास से r/√2 की डिस्टेंस पर अगर हिंज करोगे तो उस केस में आपका टाइम पीरियड लीस्ट आएगा। और ये वाली बात ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही सही है, हर ऑब्जेक्ट के लिए सही है। और आप ऐसा कह सकते हो कि अब इस मिनिमम टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी t इज इक्वल्स टू 2π√of I अबाउट हिंज। सर व्हाट इज I अबाउट हिंज? I अबाउट सेंटर ऑफ मास, I अबाउट सेंटर ऑफ मास है mr²/2 प्लस m इंटू यहां से तक की दूरी का स्क्वायर। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहां से तक की दूरी का स्क्वायर किया तो r²/2 और आ गया, प्लस m इंटू जी इंटू एल। एल मेरे प्यारे बच्चों कितना है? एल कितना है बेटा? एल मेरे पास है r/√2। m से m गया बेटा। मेरा मिनिमम टाइम पीरियड आ गया है, बताना बेटा कितना आ गया? मिनिमम टाइम पीरियड आ गया t इज इक्वल्स टू 2π√। एक r तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो बच गया r और √2 चला जाएगा ऊपर, g रह जाएगा नीचे। इसको कंपेयर करो बेटा उससे जो सवाल के अंदर दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 2π√of √y टाइम्स ऑफ r/g। बेटा √2 इज इक्वल्स टू √y। बेटा y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। y पूछा ना? हाँ बेटा y पूछा है, y की वैल्यू आ गई है 2। इस सवाल में बेटा मेन कॉन्सेप्ट सीख गए कि जब भी कंपाउंड पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम टाइप की अगर कहानी आएगी तो कहां से हिंज करोगे टाइम पीरियड मिनिमम के लिए? रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर दूरी पर हिंज कर देना सेंटर ऑफ मास से। ठीक है बेटा, एक और सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा थोड़ा टफ सा सवाल है और जेईई मेन के हिसाब का सवाल तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि यार इस सवाल के थ्रू मैं कुछ 2-4 बातें सिखा सकता हूं कि कभी टफ सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं और कैसे बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं, टॉर्क वॉर्क लिखते हैं। ठीक है, तो ये एम है। बाकी तो ठीक है बेटा, ऐसा कोई मस्त तो नहीं है। ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, बेटा ये आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, कैन रोल विदाउट स्लाइडिंग। बेटा स्लाइडिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसमें प्योर रोलिंग है ऑन योर हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ सिलेंडर इज 10 kg। ठीक है, मास सबसे आखिर में लिख देंगे। स्प्रिंग है, स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज ओमेगा। अगर मैं हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दूं तो यूं बेटा ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड या मुझे ओमेगा निकालना है। निकाल लेंगे बेटा, कर लेंगे। ये रहा बेटा आपका सिलेंडर, इसके नीचे बेटा आपकी सफिशिएंटली रफ सरफेस है, तभी तो बेटा ये प्योर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है बेटा, एक स्प्रिंग आपने यहां बांध रखी है, एक स्प्रिंग बेटा आपने यहां बांध रखी है। ठीक है ना, कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ तो mg, जमीन का नॉर्मल। मान लीजिए बेटा कि आपका जो सारा अरेंजमेंट है उसको हल्का सा कहीं डिस्प्लेस वगैरह कर दिया होगा, ठीक है। अगर ये सारा का सारा अरेंजमेंट यूं इधर की तरफ गया तो इसमें अगर x कंप्रेशन आएगा तो इसमें 2x का एक्सटेंशन आएगा। सर क्यों? बेटा इतना तो आप जानते होंगे कि प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2v है। तो अगर ये हल्का सा अगर x कंप्रेस होगा तो ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स 2x जाएगा, तो इसमें एक्सटेंशन 2x का आएगा। तो मैंने ऐसा मान लिया कि बेटा सारे के सारे अरेंजमेंट को हमने हल्का सा इधर की तरफ घुमा दिया है। जैसे ही हल्का सा इधर की तरफ घुमा दिया है, ये स्प्रिंग धक्का लगा रही है इधर की तरफ kx, ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया है, ये खींच रहा है बेटा k इंटू एक्सटेंशन। बेटा नहीं याद क्यों बताओ, सुनो बेटा, प्योर रोलिंग वाले केस में सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर v तो इस ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ कोर्स 2v।
तो अगर बेटा इसके साथ अगर स्प्रिंग बंधी हुई है तो वो dt टाइम के अंदर ऑफ कोर्स v इंटू dt कंप्रेस होगी। ऊपर वाले बेटा ऑफ कोर्स एक्सटेंशन आएगा कितना 2v इंटू dt का। तो अगर इसमें कंप्रेशन अगर x का है तो इसमें कंप्रेशन, इसमें एक्सटेंशन 2x का है। ध्यान रखना इस बात का। यहां तक ठीक है मामला। नीचे ही नीचे बड़ा फ्रिक्शन भी आएगा, स्टैटिक होगा। चलो बेटा मैंने उसको ऐसे लिख दिया fs। ठीक है, मैंने पूरे अरेंजमेंट को इधर की तरफ x भेजा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि ऑफ कोर्स इधर की तरफ अगर x भेजा है तो एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास के पास इस तरफ। सेंटर ऑफ मास का मैंने एक्सेलरेशन मान लिया है a, और इस तरफ मैंने अल्फा मान लिया है कितना बेटा a/r, क्योंकि प्योर रूलिंग है ना, इसलिए बस a आ जाए मेरे पास। और भगवान की कृपा से a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए तो मजा सा आ जाएगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर आ जाएगा मजा, करते हैं। पहले न्यूटन को लगाते हैं। 2kx इधर, kx इधर, fs इधर, कुल मिलाकर इधर की तरफ फोर्स आ गया है 3kx प्लस fs शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बढ़िया है। दूसरा टॉर्क का इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन सर बॉडी तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन कर रही है, तो टॉर्क की इक्वेशन बेटा कहां से लिखोगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास से अगर देखोगे तो mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, इस kx का टॉर्क 0, इस 2kx का टॉर्क आएगा ऐसे और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ऐसे। तो नेट टॉर्क इधर की तरफ आएगा 2kx इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अरे भाई यहां के अबाउट आई है कितना? मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहां के अबाउट आई है, सॉलिड सिलेंडर है तो mr²/2 इंटू अल्फा। बेटा प्योर रोलिंग है तो अल्फा की वैल्यू तो a/r। मेरे ख्याल से तो हम लोग मचा देंगे। मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते ही मेरे पास आ गया है 5kx इज इक्वल्स टू 3ma/2। Acceleration of center of mass is equals to 10k upon 3m into x। एक्सेलरेशन आ गया है समथिंग समथिंग इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया है समथिंग समथिंग इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑफ कोर्स दिस समथिंग समथिंग इज उस एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और मेरे पास ओमेगा आ गया है प्यारे बच्चों √10k अपॉन 3m। बेटा सवाल में क्या पूछ रखा है? ओमेगा पूछ रखा है। ओमेगा बेटा मेरे पास आ गया है √10k अपॉन 3m। ये है ना बेटा, वैल्यू रखना √10 k कितना बेटा? k कितना? 300। 3 टाइम्स बेटा मास कितना? 10 kg। 10 थोड़ा ये कैंसिल, 3 थोड़ा ये कैंसिल, 100 आ गया। 100 का रूट कितना आ गया? 10 रेडियन पर सेकेंड। बेटा 10 रेडियन पर सेकेंड बड़ा बड़ा आराम से आंसर आएगा। समझ गए बच्चों? मैं इस बात को एक तरीके से और बता सकता हूं, सुनना बेटा आराम से इत्मीनान से सुनना। हो सकता है कि मेरे बच्चों ने सोचना भी स्टार्ट कर दिया हो, उन्होंने इस तरह सोचना स्टार्ट कर दिया हो कि सर आपने जब इस तरह की बातें हमें आरबीडी के अंदर पढ़ाई थी तो आपने हमें यह सिखाया था कि जब बॉडी कोई फिक्स्ड सरफेस पर अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसके अबाउट हम एक तरीके से प्योर रोटेशन टाइप मान सकते हैं। तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट यूं हल्का सा गया, और सेंटर ऑफ मास जैसे इधर की तरफ x गया तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आया x का, तो स्प्रिंग ने धक्का दिया इधर की तरफ kx। जैसे बेटा सारा का सारा सिस्टम इधर की तरफ यूं गया x, तो अगर ये x जाएगा तो ये 2x जाएगा। इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा बेटा कितना? 2x का, तो ये खींचेगी 2kx से। और कौन सा फोर्स मेरे प्यारे बच्चों? नीचे की तरफ तो mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। सेंटर ऑफ मास का मैं एक्सेलरेशन मान लेता हूं a, और ये जो अल्फा है मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अल्फा की वैल्यू a/r आएगी। सर सारी बातें तो आपने वही बोली हैं, बट जब भी आपके पास प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस होगी उस केस में मेरे बच्चे सीधे टॉर्क की इक्वेशन यहां से लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि सर टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन is equals to I about instantaneous axis of rotation into alpha। यहां से टॉर्क लिखना बहुत आसान है। mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स था जो काफी परेशान कर रहा था आपको, उसका टॉर्क भी 0।
क्योंकि mg नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स ये तीनों तो वहीं से पास हो रहे हैं, यहां से इन सब का टॉर्क तो जीरो, kx का टॉर्क आएगा ऐसे, 2kx का टॉर्क आएगा ऐसे, लिखो तो सही, kx का टॉर्क आएगा kx इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2kx का टॉर्क आएगा 2kx इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बेटा कितनी 2r, मेरे पास नेट टॉर्क आ गया है बेटा कितना 5kxr शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। अरे भाई यहां के अबाउट I है कितना, मेरे बच्चे बोलो सिलेंडर है, यहां पर mr²/2 तो यहां पर mr²/2 प्लस mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 3/2 mr² इंटू अल्फा, अल्फा आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास अपॉन r बिकॉज इट इज प्योर रोलिंग ऑन ए फिक्स्ड सरफेस। Acceleration equal to something something into x, this something something is your omega square। सेम आंसर, सेम कहानी, सारे के सारे बेटा सेम सी ही बातें, समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे सारी की सारी बातें समझ गए, बट फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने के मूड से हूं, मतलब मैं आंसर निकालने के मूड में नहीं हूं। आंसर तो आ चुके बेटा, 2 बार तो आ चुके और कितनी बार लिखा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए एक बात और बोलना चाहता हूं, सुनना बेटा, मैं इस सारे के सारे सवाल को एक एनर्जी मेथड से और कर सकता हूं। सुनना बेटा, मैंने इस सॉलिड सिलेंडर को हल्का सा यूं घुमाया तो इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ गया x का, इसमें कंप्रेशन आ गया x का, यूं हल्का सा घुमा तो ये बेटा ज्यादा घूमेगा तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया कितने का 2x का, ठीक है। किसी भी टाइम पर बेटा मान लेता हूं कि इसके पास बेटा वेलोसिटी है v और s से बेटा कुछ ना कुछ ओमेगा है, ओमेगा होगा बेटा v/r। एक काम करो, पूरे के पूरे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखो, लिखो तो सही। अरे बेटा ओमेगा नहीं, ओमेगा की बजाय बेटा मैं इसको कैपिटल ओमेगा लिखता हूं। सर क्यों? अरे बेटा SHM में जो ओमेगा ये वाला लिखते हैं ना, पर ऐसे W वाला, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रिप्रेजेंट करता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैंने ऐसे ये वाला यूज कर लिया, चलेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं पूरे सिस्टम की, इस स्प्रिंग के पास 12kx², इस स्प्रिंग के पास 12k2x², इसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी, सिलेंडर के पास काइनेटिक एनर्जी में 2 टर्म्स हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल है 12 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और रोटेशनल है 12 I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और मेरे बच्चे जानते हैं कि SHM के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, SHM में तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सर फ्रिक्शन में तो लग रहा है, अरे फ्रिक्शन तो स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम में से कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करता। देखना बेटा कितनी आई है, 12kx² प्लस 2kx², तो 5/2 तो ये हो गई, सही तो जोड़ा ना यार, हाँ ठीक है सही जोड़ा, प्लस r² गायब, बेटा ये कितनी आ गई, 12 + 1/4, 3/4 टाइम्स mv² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अरे करो तो सही, मजा आएगा। 5/2 ठीक है, k ठीक है, x² का डिफरेंस आएगा 2x इंटू dx/dt, बेटा dx/dt तो v हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ x बेटा v, प्लस 3/4 mv² का डिफरेंस आएगा 2v इंटू dv/dt। यार dv/dt तो ऑफकोर्स सेंटर मास का एक्सेलरेशन ही आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, कांस्टेंट का तो 0 है ही है। बेटा ये v से मेरे पास v गायब, देखना बेटा मेरे पास क्या आ गया, 5kx माइनस 3/2 ma माइनस बेटा प्लस इज इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -10k अपॉन 3m इंटू एक्सेलरेशन। बस बेटा इतना सफर का, यहाँ पर माइनस आया, मगर माइनस नहीं आया था, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। बस यहाँ पर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर, तुम जानते ही हो कि डिस्प्लेस किया है इस तरफ तो एक्सेलरेशन है इस तरफ, माइनस के अलावा वाले जो टर्म है इसको तुम पहले से जानते हो बेटा, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है बेटा, आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। है ना। मैंने सवाल तो बेटा सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया टाइप के से लिए, और कई सवालों में पढ़ाते वक्त बताते वक्त है ना मेरा एम ये रहता है कि मैं चीज़ें सिखा दूँ। जैसे लास्ट वाला सवाल है, अरे यार इसमें तो क्या नहीं बताया यार। अगर किसी बच्चे को अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया ना तो वो तो ठीक है, उसको सारा सिस्टम आता है, उसे चल बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए आप पढ़ाई करते रहना। ऑल द बेस्ट।